शुरुआत ठीक वहीं से करते हैं जहाँ से इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। अब डर से ज़्यादा गुस्सा था। मैं खिड़की के पास गया और ज़ोर से बोला, सुहानी ये सब क्या है, घर जाओ अभी। लेकिन वो हिली तक नहीं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तभी ऊपर से केशव और उसकी पत्नी की आवाज़ आई और अगले ही पल वो गायब। बस कांच पर उसकी सांस की धुंध रह गई। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फ़ोन बंद कर दिया और उससे बात करने से बचता रहा। लेकिन दोपहर तक खुद को रोक नहीं सका। उसके ढेरों मैसेज थे, सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही सबसे डरावनी बात थी। शाम को पता चला कि वो घर आई थी, मेरे भाई के घर, लेकिन अंदर नहीं आई। बस पूछा वो जागे हैं और चली गई। ये सुनकर थोड़ा सा डर तो लगा, पर अब मुझे आगे सोचना था कि क्या करना है। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, सब ठीक कैसे करूँ। और फिर मैंने उसके घर फ़ोन किया, उसकी माँ से। मैंने पूछा क्या उसे पहले कभी कोई ऐसी समस्या हुई है। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर उन्होंने बात टाल दी। सीधे कहा किसी प्रोफेशनल से बात करो, और फ़ोन काट दिया। उनका टोन नॉर्मल नहीं था, जैसे वो कुछ जानती हों पर बताना नहीं चाहती। अब सब मुझे ही ठीक करना था। अगले दिन मैं केशव के साथ घर लौटा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर एक अजीब सी बदबू थी। घर में सन्नाटा और हर कोना बंद। हमारी शादी का फ़ोटो फ्रेम भी सीढ़ियों पर टूटा पड़ा था। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, और अब जब मैंने अलमारी खोली तो मैं वहीं रुक गया। अंदर कई आंखें रखी थी, अलग अलग साइज की, जोड़ों में, जैसे किसी ने उन्हें इकट्ठा किया हो। कैसे सुहानी ये आंखें कहाँ से लाई होगी। दिमाग में ये चल रहा था कि तभी एहसास हुआ कोई हमें देख रहा है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वो बिस्तर के पास बैठी थी, घुटनों में सिमटी हुई और मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, सुहानी देखो मैं आ गया, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगी। पर कोई जवाब नहीं, बस उसका शरीर कांप रहा था। मैं पास गया और देखा उसके हाथ में कांच का एक बड़ा टुकड़ा था और उसके हाथ कटे हुए थे, खून से लथपथ। उसका खून बह रहा था। मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसी पल उसने मेरे पे हमला कर दिया। मैं पीछे जा गिरा और फिर वो केशव की तरफ भागी। मैं चिल्लाया, केशव भाग। वो बिजली की तरह बाहर निकली। हम नीचे भागे। दरवाजे तक पहुंचते ही थे कि वो मेरे ऊपर कूद गई। उसकी पकड़ मेरी गर्दन पर कस गई। किसी तरह मैंने उसे छुड़ाया और बाहर भागा। हम कार में बैठे और सीधा इमरजेंसी भागे। हाथ में 11 स्टिचेस, पीठ पर 3। पुलिस आई, घर चेक हुआ, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। फैमिली सेफ रहे इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। एक होटल में रुका, सोचा अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात एक मैसेज आया अननोन नंबर से। कहाँ हो जान, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। साथ में एक फ़ोटो भी थी, अंधेरी धुंधली, लेकिन वो आंखें मैं पहचान गया। अब मैं दूसरे शहर में हूँ, अकेला, और सुहानी का कुछ पता नहीं। सुहानी की फैमिली ने भी कभी दोबारा कांटेक्ट नहीं किया मुझे, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। मैं बस यही सोचता हूँ कि शायद वो ठीक हो, शायद उसे वो हेल्प मिल गई हो जिसकी उसे ज़रूरत है। मैंने सुहानी से जुड़ी कोई भी तस्वीर अपने पास नहीं रखी, बस उसकी यादें हैं और ढेरों सवाल कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके घर वाले क्या छुपा रहे थे। इनका जवाब शायद मुझे कभी ना मिले, कभी भी नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर डर के पीछे भूत हो।
कभी कभी वो एक टूटा हुआ इंसान भी हो सकता है। हेलो, मैं हूँ JRD और आप सुन रहे थे कहानी कहाँ हूँ जान। तो चलिए अब इस कहानी के कुछ गहरे पन्नों पर नजर डालते हैं। देखिए, कहानी में सुहानी के अतीत का जिक्र तो नहीं है, लेकिन उसके परिवार का बिहेवियर बताता है कि वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड थी। हो सकता है उसे पहले कोई मेंटल कंडीशन रही हो जो टाइम के साथ दब गई और फिर बाद में ट्रिगर हो गई। कहानी में तो हमें एक हैप्पी कपल दिखता है, पर गहराई में जाने पर पता लगता है कि सुहानी बहुत ही अकेली थी। परिवार पहले ही छूटा था और शादी के बाद कपल की कन्वर्सेशंस भी कम हो गई थी। इसका प्रूफ तब मिलता है जब हस्बैंड हमें बताता है कि मैसेज में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, जबकि अगर दुकान से ब्रेड भी लानी हो तो वो उसकी भी कहानी लिख देती थी। इंसान ओवर एक्सप्लेन अपने सबसे खास को ही करता है और उसकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप थी। इस वजह से उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे या शायद बिल्कुल भी नहीं थे। इससे पता लगता है कि सुहानी के सबसे करीबी इंसान उसका हस्बैंड ही था और जब वो अकेली थी तो कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिससे पुरानी बीमारी ट्रिगर हुई। देखिए, आमतौर पर हर मेंटल पेशेंट डराए ये ज़रूरी नहीं। अगर सुहानी की बात करें तो वो थोड़ी डरपोक टाइप की पर्सनैलिटी थी और एकदम से पर्सनैलिटी शिफ्ट होना, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया या DID दोनों हो सकती है। आसान शब्दों में बताऊं तो अपरिचित वाली बीमारी। बट पर्टिकुलर हस्बैंड को ही डराना, वो भी क्रीपी स्टाइल में, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसका हस्बैंड हमेशा उसे कहा करता था कि थोड़ा मस्ती मजाक किया करो, इतनी सीरियस मत रहा करो। और पति के द्वारा सुहानी को डराने वाले मजाक घर में आम थे, इसीलिए सुहानी का बिहेवियर भी डराने पर ही गया, जो बाद में एक्सट्रीम हो गया। लास्ट में बस यही कहूँगी कि सुहानी के हस्बैंड के डर और ट्रॉमा को थोड़ा बहुत ही समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि उस सिचुएशन में नहीं हूँ। उनकी खुशहाल ज़िंदगी ख़राब हो गई, पर मेरे अकॉर्डिंग उनको सुहानी को आखिर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसके हस्बैंड के अलावा उसका कोई भी नहीं था जो उसकी जिम्मेदारी ले सके, उसका ध्यान रख सके। एक लाइफ पार्टनर हर हाल में साथ खड़ा रहता है। हस्बैंड ने कोशिश की, पर डेफिनेटली और एफर्ट्स की ज़रूरत थी। बाकी होप ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और इस कहानी को डीपली सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।